नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेट की वैकेंसी जो आ चुकी हैं उसके लिए हम साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और मेरिट ये बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक टॉपिक क्लियर करवा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना साइकोलॉजी का वीडियो अपलोड करेंगे और टॉपिक वाइज, ठीक है, ये हमारा वादा है। देखिए, बाल विकास क्या है। तो बाल विकास की परिभाषा दी थी बर्क ने। बर्क ने कहा कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कब से? गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था को जन्म पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं। तो गर्भावस्था से या जन्म पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है बाल विकास। ये किसने कहा था? बर्क ने। किसने कहा? बर्क ने। ऐसे याद रखेंगे, बर्फ। ये बर्फ जब गर्भावस्था में थे हम तब भी था, अभी भी है। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। ये किसने कहा था? बर्क ने। वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने ये कहा था कि बाल विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। अर्थात बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। याद रखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विशेष महत्व है बाल विकास में। बुद्धि में कोई सी भी चीज़ लीजिए, व्यक्तित्व ले लीजिए, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का विशेष प्रभाव होता है। परीक्षा में पूछा जाता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। याद हो जाएगा। हिस्ट्री देखते हैं बाल विकास की। तो 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे, पेस्टालोजी। कौन थे? पेस्टालोजी। इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे पेस्टालोजी। कौन थे? पेस्टालोजी, जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। और इन्होंने अपने पुत्र, जिसकी उम्र थी 3.5 वर्ष, जिसका नाम था अल्बर्ट, इस पर इसने प्रयोग किया और बेबी बायोग्राफी तैयार की। बेबी बायोग्राफी इन्होंने तैयार की। किसने तैयार की? पेस्टालोजी ने। किस पर प्रयोग किया? अल्बर्ट पर। कितने वर्ष का था वो? 3.5 वर्ष का। और क्या तैयार की? बेबी बायोग्राफी। 19वीं शताब्दी में देखें तो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन शुरू हो गए। बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में। और इस बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनले हॉल। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? स्टैनले हॉल, जिसने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ हुई थी शुरुआत? अमेरिका में। ठीक है। 1887 में न्यूयॉर्क में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है ये भी, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में। कब हुई? 1887 ईस्वी में। ठीक है।
20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये किसने कहा? क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, अर्थात 20वीं शताब्दी में बालक को अध्ययन मानते हुए, यानी अध्ययन का केंद्र मानते हुए बालक का बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, किसको आधार मानते हुए? बालक को। ये हिस्ट्री समझ में आ गई। बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? बर्क ने। बाल विकास, वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल ये है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। पेस्टोलॉजी यानी बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी ने। किस पर प्रयोग किया? अल्बर्ट पर। कितने वर्ष का था? 3.5 वर्ष का। और क्या तैयार की? बेबी बायोग्राफी तैयार की। 19वीं शताब्दी में कौन आ गया? स्टैनली हॉल, जिसे बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। और बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ शुरुआत हुए थे? अमेरिका में। और न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना कब हुई? 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। और 20वीं शताब्दी में कौन आ गया? क्रो। उसने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? ठीक है। आगे हम देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो देखिए, अभिवृद्धि ही वृद्धि है। अभिवृद्धि और वृद्धि अलग अलग नहीं है, बल्कि अभिवृद्धि ही वृद्धि है। अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं, अर्थात अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। परीक्षा में पूछा जाता है अभिवृद्धि और विकास क्या है, तो अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अंतर देखते हैं अभिवृद्धि में। देखो, पहले आप इतने छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए। तो ये जो लंबाई बढ़ रही है, आपका भार पहले 50 था, किसी का 60 हो गया, किसी का 1000 भी हो गया होगा। 1000 तो नहीं होगा, मान लेते हैं 5 क्विंटल तक तो चले जाते हैं आजकल। तो ये जो वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, ये जो वृद्धि हो रही है, इसी को वृद्धि कहते हैं। यानी वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना जो हमें दिखाई दे रहा है वो अभिवृद्धि है। हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही है, यानी जो बढ़ रहा है, जैसे लंबाई बढ़ रही है, किसी की चौड़ाई बढ़ रही है, किसी का भार बढ़ रहा है, वो ही अभिवृद्धि है। यानी शारीरिक पक्ष में परिवर्तन, किसमें? शारीरिक पक्ष में परिवर्तन अभिवृद्धि है। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन ही अभिवृद्धि है। जबकि विकास में सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सभी पक्ष में शारीरिक, मानसिक को संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। मानसिक या संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जबकि अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पक्षों में वृद्धि होना है। इसका मतलब मुझे ये बताइए, संकुचित कौन है और व्यापक अर्थ कौन सा है? संकुचित अर्थ ये हुआ या ये हुआ? संकुचित का मतलब छोटा रूप। तो संकुचित, इसमें तो इतनी चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब तो ये व्यापक हो गया और ये क्या हो गया? संकुचित। तो ये है संकुचित है और ये व्यापक है। संकुचित है और ये व्यापक है। अब मुझे बताइए कि अभिवृद्धि में जो भार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है ना, उसको मापा जा सकता है, नहीं जा सकता है? मापा जा सकता है। तो अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है और
विकास को सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, अर्थात विकास सीधा मापन कर सकते या नहीं कर सकते विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। अगर इसको मापा जा सकता है तो ये कह सकते हैं कि विकास क्या है, संख्यात्मक, गणनात्मक या परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक क्या है, अभिवृद्धि, जिसको हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन विकास परिमाणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आ जाते हैं इसमें, परिमाणात्मक और गुणात्मक। ये तो परिमाणात्मक है, ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। कौन, विकास। इसमें केवल एक पक्ष का अध्ययन हो रहा है। देखिए, केवल एक पक्ष सारी पक्ष का, और इसमें सभी पक्षों का। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अभिवृद्धि एक पक्षीय है लेकिन विकास बहुपक्षीय है। तो अभिवृद्धि एक पक्षीय है जबकि विकास बहुपक्षीय है। एक पक्षीय है जबकि विकास क्या है, बहुपक्षीय है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। देखिए, अब मुझे ये चीज़ बताइए, अभिवृद्धि, मेरी लंबाई बढ़ रही है, तो जीवन पर्यंत मेरी लंबाई बढ़ती जाएगी या एक निश्चित अवस्था तक ही बढ़ेगी? कहाँ तक बढ़ेगी? तो मेरी लंबाई एक निश्चित अवधि तक ही बढ़ेगी। अर्थात अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है जबकि विकास जीवन भर चलता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी हो गई? विकास। और अभिवृद्धि केवल एक निश्चित समय तक होती है और कुछ समय बाद वो क्या होती है, रुक जाती है थोड़े दिनों बाद। ये है विवृद्धि सूचक है, यह विवृद्धि सूचक है, जबकि यह विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक है। विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक है। विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक कौन है? विकास, जबकि अभिवृद्धि एक विवृद्धि सूचक है। यहाँ तक क्लियर? अभिवृद्धि केवल एक पक्ष में परिवर्तन होता है, सारे पक्ष में। विकास में सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। एक पक्ष में होता है इसलिए एक पक्षीय, इसमें सभी पक्षों का होता है इसलिए बहुपक्षीय। इसमें केवल एक पक्ष आ रहा है इसलिए ये छोटा हो गया, इसलिए संकुचित। और इसमें सभी पक्ष आ रहे हैं इसलिए क्या हो गया, व्यापक। और इसे मापा जा सकता है अभिवृद्धि को, जैसे मेरी लंबाई बढ़ रही है उसको माप सकते हैं, लेकिन इसका मापन संभव नहीं है। ये संख्यात्मक, गणनात्मक या परिमाणात्मक एक ही चीज़ है। ये परिमाणात्मक होती है, लेकिन ये परिमाणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक होती है। और ये निश्चित समय तक अभिवृद्धि होती है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे विकास के प्रमुख सिद्धांत। आगे हम क्या देख रहे हैं? विकास के प्रमुख सिद्धांत। पहला देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होगी। अर्थात एक इंसान के एक इंसान ही होगा, एक इंसान के जानवर नहीं होगा। अर्थात जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। इसका मतलब हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। समझ में आ गया? हो गया समान प्रतिमान, यानी समान होंगे, जैसे माता पिता वैसी ही संतान होगी। जी समझ में आ गया? निरंतरता का सिद्धांत।
निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है विकास निरंतर चलता रहता है, जन्म से किशोरावस्था, वृद्धावस्था, जब आप मर नहीं जाओ तब तक ये विकास चलता रहता है। तो ये जन्म से लगाकर निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास का ये सिद्धांत कौन सा हो गया? निरंतरता, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक जो पक्ष हैं उनमें आपस में संबंध होते हैं, इसलिए ये विकास का परस्पर सह संबंध का सिद्धांत भी कहलाता है। यानी परस्पर संबंध होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक जो पक्ष होते हैं उसमें आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं? संबंध होते हैं, इसलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि विकास सिर से पैरों की ओर निरंतर चलता रहता है। कहाँ से कहाँ तक? सिर से पैरों की ओर। सिर से पैरों की ओर निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसे मस्तक बोधमुखी, मस्तक बोधमुखी या सिरोपुच्छ सिद्धांत भी कहते हैं। मस्तक बोधमुखी, इसका मतलब मस्तक से यानी सिर से पैर की ओर ये चलता रहता है, इसलिए इसे मस्तक बोधमुखी या सिरोपुच्छ सिद्धांत कहते हैं। यानी विकास सिर से पैरों की ओर निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसे मस्तक बोधमुखी और सिरोपुच्छ सिद्धांत भी कहा जाता है। वर्तुलाकार होने का सिद्धांत। वर्तुलाकार होने का सिद्धांत। विकास का यह सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? वर्तुलाकार। लंबवत नहीं होता है। कैसे होता है विकास? वर्तुलाकार होता है। अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है सामान्य से विशिष्ट प्रकार की होती है, अर्थात व्यक्ति पहले सामान्य कार्य करता है और उसके बाद क्या करता है? विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है। अगला जो सिद्धांत है वो बीच से है, केंद्र से, केंद्र से, केंद्र से दूसरी तरफ का सिद्धांत। यानी केंद्र से दूसरी तरफ, यानी पहले केंद्र का क्या होता है? विकास होता है। केंद्र से सिरों की ओर क्या कहते हैं? केंद्र से सिरों की ओर विकास का सिद्धांत। अर्थात ये सिद्धांत ये कहता है कि पहले केंद्र वाला यानी मध्य का भाग विकसित होता है, फिर सिरों की ओर विकास होता है। पहले केंद्रीय भाग विकसित होता है, फिर सिरों की ओर विकास होता है। तो ये सिद्धांत आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया एक तो निश्चित दिशा का कहाँ से होता है? सिर से पैरों की ओर, इसलिए इसे मस्तक बोधमुखी या सिरोपुच्छ सिद्धांत कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है, वर्तुलाकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तुलाकार होता है और सामान्य से विशिष्ट और केंद्र से सिरों की ओर, ये याद रखना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। विकास के सिद्धांत खत्म हो गए। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ चुका होगा, चीज़ें सब समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ गई तो आप एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। आप चाहें तो कॉपी बनाकर नोट्स लिख लें, काम आएंगे आपके, बहुत शानदार है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं,
नहीं जाएं तो घर बैठे आनंद लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।